colligative property of solution. Colligative properties. What do you mean by colligative properties? Properties which number of moles, number of molecules, or number of ion, or number of particles present in solution are called as colligative property. विलयन का वह गुण जो विलय के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं, विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म कहलाती हैं। मतलब कहा जा रहा है, जो हिंदी इसकी है वो अणुसंख्य गुण धर्म ही है। तो अणुओं की संख्या, अणुसंख्य गुण धर्म मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो। तो अणुओं की संख्या पे क्या डिपेंड कर रहा है? तो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, तो अणु की संख्या पर निर्भर करता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन है वो उस पर डिपेंड करता है। क्वथनांक का उन्नयन है वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब आपको ये बात समझनी है कि विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या आदि पर निर्भर करता हो, उसको हम अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो परासरण दाब पढ़ना है। आइए, जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है, जैसा कि मैंने बता दिया, इसको आप सीपी के नाम से डिनोट कर दो। तो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखते चलो हर्ष जी, ये मोल के डायरेक्टली होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली होगा, कल मैं बात कर रहा था इस पर, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगा? इनवर्सली होगा। और भार के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यानी विलय का अणुभार बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। तो ये थोड़ा सा आपको सीपी के बारे में जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी में कई बार पूछा गया है, ठीक है, नीट में भी कई बार आया हुआ है, एकेडमिक तो है ही है, सिलेबस में है आप लोगों के। तो ये सीपी मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको ये जानना चाहिए कि सीपी होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप का होता है। तो सीपी हो क्या रहा है, सीपी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल पे जो डिपेंड्स करे वो सीपी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर क्या पढ़ना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी आपने राउल्ट लॉ को डिटेल में पढ़ा है, खूब बढ़िया से पढ़ा राउल्ट लॉ, उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको नोट कर लेंगे। और फिर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये परासरण दाब होता है, इसकी हिंदी है परासरण दाब। ये आपका है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये आपका है क्वथनांक का उन्नयन, ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक का अवनमन है। इसमें हम आज पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। बायो में आप पढ़ रहे होंगे परासरण क्या होता है। तो बिफोर बीइंग स्टडी ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर वी स्टडी और एक्सप्लेन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखें, ऑस्मोसिस हमको पढ़ना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण की क्रिया, हिंदी में आप कह दीजिए परासरण। अब पहला हेडिंग ही डालना है आप लोगों ने, परासरण दाब। अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोटिक क्या होगा? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब इसमें हमको परासरण दाब पढ़ने से पहले हमको परासरण पढ़ना चाहिए। जब हम किसी विलयन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, दो विलयन लेते हैं ए ओ बी, दोनों की सांद्रता C1 और C2 है, और उनको सेपरेट कर देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। ये क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली,
अर्ध पारगम्य झिल्ली से इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसे होकर विलायक के कण आ जा सकते हैं, लेकिन विलयन के नहीं। अब ये जो C1 है वो आपका हाई है और C2 क्या है, लो है, शांता। तो जैसे ही हम सिंपल मेम्ब्रेन से दो विलयन को अलग करते हैं जिनकी शांताएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। तो ये C2 कम है, वो C1 की तरफ भागने लगते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर चले जाते हैं, जिससे कि दोनों की शांताएं कंपेरेबल हो सके, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सके। तो ये जो विलायक के कण होंगे वो अर्धपारगम झिल्ली में से विलयन में जाने लगते हैं, यानी विलयन की तरफ, यानी कम सांद्रता की जो विलयन है उससे विलायक के कण कहां जाएंगे, अधिक सांद्रता के विलयन में जाने लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कम सांद्रता के यानी विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अभिगमन, संचलन परासरण कहलाता है। द फ्लो ऑफ particles of the solvent from low concentration to higher concentration through the concentration gradient semi permeable membrane are called as osmosis. The process which involve the flow of solvent molecule from low concentration to higher concentration through semi permeable membrane are called as osmosis. विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अभिगमन, संचलन, प्रवाह परासरण कहलाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये परासरण यानी अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो अर्ध माने आधा, पारगम माने आने जाने के लिए अलाउ करता हो। तो ऐसी झिल्ली जिसमें होकर विलायक के कण आ जा सकते हैं लेकिन विलयन के कण नहीं आ जा सकते हैं, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तमाम ऐसी मेम्ब्रेन है जो इसके एग्जाम्पल है, जैसे सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन होता है, आमाशय झिल्ली होती है, तमाम आर्टिफिशियल झिल्लियां भी होती हैं जो वो बनाई जाती, केमिकल यानी रासायनिक झिल्लियां होती हैं, उसमें आपका जो है कॉपर फेरोसाइनाइड का झिल्ली होता है, ठीक है ना। तो मतलब पेयर्स जो होते हैं जो है कैसे भी झिल्लियां होती हैं। अगर आप स्टडी करेंगे, आज जाकर किताब पढ़िएगा जो थोड़ा, तो किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि अर्धपारगम झिल्ली में और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उसके, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड जो झिल्ली होती है उसका प्रयोग किया जाता है लैब में। बाकी नेचुरल है तो सेल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता है। तो हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। परासरण से आप क्या समझते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन की तरफ से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ अभिगमन यानी प्रवाह परासरण कहलाता है। अब मामला आता है कि हम विलयन पे इतना दाब लगा दें कि परासरण की क्रिया ही रुक जाए, वही क्या होगा, परासरण दाब होगा। यानी ये विलयन है, इस पे आप पिस्टन लगा लीजिए और पिस्टन लगा के इतना आप दाब प्रेशर लगा दीजिए, यानी तब तो यहाँ पे आपको कैपिलरी ट्यूब लेना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट जब ये L1 लेवल है, L2 लेवल है, जब परासरण की क्रिया स्टार्ट हो गई, विलायक के कण, इसमें आप विलायक ले लीजिए, ये विलायक ले लीजिए, इसमें ये विलयन ले लीजिए। अब अलग तरह का सोचिए, विलायक को विलयन से अलग करेंगे तो विलायक के कण विलायक वाले पार्ट, भाग, कंपार्टमेंट से कहां जाएंगे, विलयन की तरफ, यही परासरण होता है। तो जब इसमें से ये जाएंगे तो यहाँ इसका जो लेवल है अर्धपारगम झिल्ली में, इसका कैपिलरी ट्यूब में लेवल है वो गिर जाएगा, तो इसमें जा रहा है तो लिक्विड इसमें कम हो जाएगा। तो इस पर आप इतना दाब लगा दीजिए, इतना दाब लगा दीजिए कि जिससे कि इसका फिर वो वापस हो जाए, जो आए थे वो वापस हो जाए, परासरण की क्रिया रुक जाए। तो वही अतिरिक्त जो दाब लगा रहे हैं वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P होगा, तो जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो पाई माना जाता है। तो ये P से क्या हो जाएगा, P प्लस पाई, और जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर आप सोल्यूशन में लगा रहे हैं पाई, वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आप कह सकते हैं विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब
जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी विलेन पे आप इतना दाब लगा दीजिए कि जो परासरण की क्रिया हो रही है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड व्हिच जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक फ्लो आर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से समझिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक फ्लो आर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, दो साइड है, ये आपका सॉल्वेंट साइड है, ये आपका सॉल्यूशन साइड है। तो आप कहां लगाएंगे प्रेशर, सॉल्यूशन साइड पे लगाएंगे। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड फिर जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक फ्लो, ऑस्मोटिक फ्लो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, आर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, परासरण दाब कहलाता है। अब आइए थोड़ा से तो तेज पढ़ाने के मूड में है और थोड़ा समझ आपको आ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे वन टॉप साहब ने कहा कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर पाई है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है, उसी के भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब हम स्थिर सांद्रता कर देंगे, सांद्रता स्थिर कर दें तो ताप पर, और ताप को अगर स्थिर कर दें तो सांद्रता के ये समानुपाती होता है। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो सीटी हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल हटा दें तो ये गैस कांस्टेंट आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर सी टी। तब है आइडियल गैस इक्वेशन, पाई बराबर हो गया सी आर टी। क्या हो गया, पाई बराबर सी आर टी। दैट इक्वेशन नंबर 1, जहां क्या है, सी मोल प्रति लीटर सांद्रता है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, परम ताप है, ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब आपको पता है कि ये सी बराबर होता है एन अपान भी के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सी बराबर एन अपान भी मोल बटे बल। ठीक है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं पाई भी बराबर एन आर टी, तो पाई को ही पी है, पी भी बराबर एन आर टी पढ़े हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम आर टी। अब गैसेस स्टेट पढ़े हैं ना, तो सब आपको काम दे रहा है। ये क्या है, एम इंटू वी आर टी। अगर आप डेंसिटी में निकालना चाहें तो क्या लिख देंगे, डी बाई एम आर टी। तो ये सब समझदारी है आपके अंदर, अब आप समझ रहे हैं। बोलिए भाई, क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। बशर्ते बहुत कम लोग जोड़ते हैं, यही सबसे बड़ा तकलीफ है कहा जाए कि आप लोग इतने कमजोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोरी आपका साथ नहीं छोड़ रही है। ठीक है, क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर्ष जी, परासरण समझ में आया? चलिए बेटे, ठीक है, आप लोग लेफ्ट हो जाइए, हम 9:45 फिर मिलते हैं।